हाय गाइस। सो आज के सेशन में हम क्वेश्चन समझेंगे एक मेन टॉपिक का। एंड दिस हैज बीन आस्क्ड इन एमपीसीजे 2019, राइट? सो द क्वेश्चन इज कि फॉर व्हाट ऑफेंसेस और अक्यूज्ड पर्संस प्ली बार्गेनिंग जो है वो एप्लीकेबल होगा, राइट? कि जो हमारा प्ली बार्गेनिंग है दैट इज सेक्शन 265 ए से लेकर वो कब एप्लीकेबल होगा। एंड वी हैव टू आल्सो राइट अबाउट द गाइडलाइंस गिवन अंडर सेक्शन 265 सी। ठीक है, तो पहले प्रश्न को समझेंगे, फिर उसके बाद इसका क्या उत्तर बन सकता है, क्या किस तरीके से हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर मिल सकते हैं उसको भी जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। द क्वेश्चन इज फॉर व्हाट ऑफेंसेस अक्यूज पर्सन और या अक्यूज पर्सन प्ली बार्गेनिंग अंडर चैप्टर 21 ए एप्लीकेबल होगा सीआरपीसी का। राइट, ये 8 नंबर का प्रश्न है तो हमें आंसर भी उसी हिसाब से करना होगा, हमें वही समझकर उसी तरीके से आंसर करना होगा। एंड वी हैव टू आल्सो डिस्क्राइब द गाइडलाइंस व्हिच हैव बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 265 सी ऑफ द सीआरपीसी, जिससे म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन होगा क्रिमिनल केसेस का ऑन द बेसिस ऑफ प्ली बार्गेनिंग। अच्छा, प्ली बार्गेनिंग के बारे में आंसर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा समझना जरूरी है कि प्ली बार्गेनिंग में होता क्या है। राइट, यहां पर जो अक्यूज्ड है वो जो अपनी गिल्ट है उसको मान लेगा, राइट, इन एक्सचेंज ऑफ अ लाइटर सेंटेंस और इन एक्सचेंज ऑफ लेसर चार्ज। राइट, तो ये वो कर सकता है। अब इस अमेंडमेंट के पहले, एक अमेंडमेंट के द्वारा है, अमेंडमेंट के पहले प्ली बार्गेनिंग को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया। प्ली बार्गेनिंग को बोला गया कि नहीं, दिस इज वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3 दैट इज राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इंसान अपनी गलती क्यों मानेगा, आप केस में प्रूव कर दो तो ठीक है। तो प्ली बार्गेनिंग को नहीं माना गया, प्ली बार्गेनिंग को अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया। बट फिर धीरे धीरे समझ में आएगी, क्योंकि जो हमारे कोर्ट्स है उनके ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा है, बहुत सारे पेंडिंग केसेस है, राइट? तो इसको ओवरकम करने के लिए एक तरीका हो सकता है, एक जरिया हो सकता है प्ली बार्गेनिंग, ताकि जल्दी जल्दी केसेस का डिस्पोजल हो जाए। राइट, चलिए तो शुरू करते हैं, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, इस आंसर को, इस उत्तर को। सो प्ली बार्गेनिंग इज अ प्री ट्रायल नेगोशिएशन, किसके बीच होगा? बिटवीन द अक्यूज्ड एंड द प्रोसिक्यूशन। प्लीज अंडरस्टैंड, यहां पर विक्टिम नेगोशिएट नहीं करेगा, प्रोसिक्यूशन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट एक तरह से, जो प्रोसिक्यूटर साहब है हमारे। वेयर द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी इन एक्सचेंज फॉर सर्टेन कंसेशंस बाय द प्रोसिक्यूशन। वो हो सकता है कि सेंटेंस बार्गेनिंग हो, मतलब सेंटेंस कम होना चाहिए, कि जो 10 साल की सजा है 10 साल ना होते हुए भैया 5 साल कर दो, 3 साल कर दो, इस तरह का हो सकता है। चार्ज बार्गेनिंग भी हो सकती है कि जो चार्ज लगा है लेसर चार्ज के लिए, या मान लो अगर मल्टीपल चार्जेस है तो उसमें से कुछ चार्जेस कम कर दिया जाए, इस तरह से भी बार्गेनिंग हो सकती है। नाउ इट वाज इंसर्टेड इनटू द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2005 के द्वारा ये इंसर्ट किया गया। ठीक है, जो लॉ कमीशन था, इट वाज द फर्स्ट टू रिकमेंड कि प्ली बार्गेनिंग होना चाहिए। राइट, इट बेसिकली प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी मेथड दैट हैज टू बी एडेड टू डील विद ह्यूज क्रिमिनल इंस्टेंसेस, जो कि बहुत सारे केसेस हैं। अगर आपने मूवीज देखा होगा या आपको पता होगा, आप कोर्ट गए तो आपको पता होगा कि जो हमारे कोर्ट्स है वो ओवरबर्डन्ड है, बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं ऑलरेडी। राइट, तो अगर एक तरीका है तो वहां पर हम उसको यूज कर सकते हैं फॉर टू डिस्पोज ऑफ दीज केसेस। राइट, जैसे आपको पता होगा, सिविल केसेस की बात करें तो लोक अदालत होती है, सेक्शन 89 को बहुत प्रमोट किया गया, आर्बिट्रेशन के थ्रू हो जाए, हमारे एडीआर मैकेनिज्म जो है, तो अलग अलग तरीके यूज किए गए। वो सिविल केसेस के लिए, ये क्रिमिनल के लिए, क्रिमिनल के लिए अपन यूज कर सकते हैं प्ली बार्गेनिंग को। राइट, अब प्ली बार्गेनिंग कब हो सकती है, किन केसेस में हो सकती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। वेयर द मैक्सिमम पनिशमेंट इज अप टू 7 years। ठीक है, जहां पर जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो 7 साल तक की है, 7 साल से ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर 7 साल से ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत सीरियस ऑफेंस है, और अगर बहुत सीरियस ऑफेंस है तो डेफिनेटली हम नहीं चाहते कि उसकी सजा हम कम करें, वहां पर फिर वो अपनी पूरी सजा भुगते। तो अगर कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी सजा मैक्स टू मैक्स 7 साल है, या तो जो ऑफेंस है डज नॉट इफेक्ट द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन से रिलेटेड नहीं है। अच्छा, अब सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या होता है, ये स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बताता रहता है। व्हेन द ऑफेंसेस आर नॉट कमिटेड अगेंस्ट अ वुमन और अ चाइल्ड, जो ऑफेंस है वो किसी वुमेन या चाइल्ड के अगेंस्ट ना हो, चाइल्ड के केस में 14 साल से कम का वो बच्चा ना हो,
तो अगर एक व्यक्ति है, सपोज देयर इज एक्स, उसने एक ऑफेंस किया अगेंस्ट अ 12-year-old बॉय, 12 साल के लड़के के साथ, तो क्या उसको प्ली बार्गेनिंग मिलेगी? अब नहीं। तो आपने विमेन के अगेंस्ट कोई ऑफेंस ना किया हो और किसी बच्चे के अगेंस्ट ऑफेंस ने किया हो जो कि 14 साल से कम का है, तो ये कंडीशंस है। अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती है उसके बाद हो सकता है कि प्ली बार्गेनिंग अलाउ कर दिया जाए, राइट। मूविंग अहेड, अब जो गाइडलाइंस दी गई हैं अंडर सेक्शन 265C, तो क्या बोला गया है ना, केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट, जो पुलिस रिपोर्ट के द्वारा हुआ है, बेसिकली सेक्शन 173 चार्जशीट के द्वारा हुआ है, तो क्या होगा, द पुलिस शैल इशू नोटिस टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पुलिस ऑफिसर जिसने इन्वेस्टिगेशन किया उसको, द अक्यूज एंड द विक्टिम, इन चार लोगों को वहां पर फिर नोटिस जाएगा, राइट, कि वो पार्टिसिपेट करें और एक सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन करें केस का, अगर वो हो पाता है, म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन हो पाता है तो। अब यहां कोर्ट ये भी देखेगा, ये कोर्ट की ड्यूटी है एक तरह से कि वो देखे कि जो पूरा प्रोसेस है, राइट, जो पूरा प्ली बार्गेनिंग का प्रोसेस है वो वॉलेंटरी नेचर का हो। ऐसा ना हो कि विक्टिम को दबाया जा रहा है, राइट, विक्टिम की चल ही नहीं रही, बिकॉज वो ही पीड़ित है यहाँ पर। तो जरूरी है कि सारी पार्टीज वॉलेंटरली ये काम करें। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द अक्यूज्ड में, इफ ही डिजायर्स, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने प्लीडर के साथ, ठीक है, उनके प्लीडर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर उनने कोई प्लीडर एंगेज किया है तो। अब इन अ केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, कंप्लेन केस है अगर, राइट, तो जो पुलिस है, सॉरी जो कोर्ट है, वो इशू नोट करेगा नोटिस अक्यूज्ड को और विक्टिम को टू पार्टिसिपेट इन अ मीटिंग टू वर्क आउट अ सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन ऑफ द केस, कि अब ये दोनों मिले पार्टीज, अक्यूज जो है और जो हमारा विक्टिम है वो मिले और एक म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन करें इस केस का। प्रोवाइडेड दैट इट शैल बी द ड्यूटी, अगेन सेम बात बोली गई है, वहां पर कोर्ट की जिम्मेदारी होगी कि वो देखेगी जो पूरा प्रोसेस है प्ली बार्गेनिंग का वो वॉलंटरी नेचर का हो, दोनों पार्टीज वॉलंटरीली ये काम करें। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द विक्टिम ऑफ द केस और द अक्यूज एज द केस में भी, वो चाहे अगर तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने प्लीडर के साथ, अपने वकील के साथ वो आ सकते हैं, राइट। अब कुछ केस लॉज, पहले वो केस लॉ जहां पर इसको नहीं माना गया, फिर एक और केस लॉ जहां पर इसको माना गया प्ली बार्गेनिंग को। इन स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस चंद्रिका, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसने बोला कि यार ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है प्ली बार्गेनिंग का, ये नहीं होना चाहिए और इस प्रैक्टिस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल बोल दिया गया। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये बोला कि प्ली बार्गेनिंग कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ डिस्पोजिंग क्रिमिनल केसेस। जैसे लोक अदालत है वो सिविल केसेस के लिए सही है, सिविल केस में जल्दी से जल्दी खत्म हो बढ़िया है, राइट, पेंडिंग केसेस का कोई मतलब नहीं निकलता है, बट क्रिमिनल केसेस के लिए आप प्ली बार्गेनिंग यूज मत करो, क्योंकि वो इससे बच जाएगा, जो हमारा अक्यूज है वो इससे बच जाएगा, फिर सजा से बच जाएगा, और ये हमारा उद्देश्य है ही नहीं, राइट। जो केस है इट हैज टू बी डिसाइडेड ऑन द मेरिट। इन फर्दरेंस ऑफ द सेम, कोर्ट सेड दैट इफ द अक्यूज कन्फेसेस हिज गिल्ट, अगर वो अपनी गिल्ट कन्फेस कर लेता है तो उसको अप्रोप्रिएट सेंटेंस दिया जाना चाहिए जो भी लॉ के द्वारा सही हो, रिक्वायर्ड हो, राइट। तो प्ली बार्गेनिंग एक मेजर नहीं होना चाहिए, प्ली बार्गेनिंग की जो प्रैक्टिस है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा इस केस में बोला गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस नटवर हरचंद जी ठाकुर में बोला गया, जो कोर्ट है, अच्छा ये 2005 का केस है, इस पे भी ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये 2000 का केस है, तो अमेंडमेंट भी उस टाइम आया था 2005 में, वहां पर एक्नॉलेज किया गया, ठीक है, एक्नॉलेज किया गया इंपॉर्टेंस ऑफ प्ली बार्गेनिंग, और बोला गया दैट इन every plea of guilty which is construed to be a part of statutory process in the criminal trial should not be understood as a plea bargaining ipso facto, by the very fact कि जहां पर भी गिल्टी मान लिया गया हो, खुद को गिल्टी मान लिया गया हो, राइट, एक्सेप्ट कर लिया हो गिल्ट, तो उसको अपने आप ही प्ली बार्गेनिंग में लाने की आवश्यकता नहीं है, राइट। इट इज अ मैटर ऑफ मैटर एंड हैज टू बी डिसाइड ऑन केस टू केस बेसिस, केस टू केस डिपेंड करता है, पहले से आप डिसाइड कर नहीं सकते कि अगर जो अक्यूज्ड है अगर उसने अपनी गिल्ट मान ली तो उसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो प्ली बार्गेनिंग का केस बने, राइट। नाउ कंसीडरिंग द डायनेमिक नेचर ऑफ लॉ एंड द सोसाइटी, the court said that very objective of the law is to provide an easy, cheap and expeditious
जस्टिस बाय रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट्स। जरूरी है कि जो हमारे ओवरबर्डन्ड कोर्ट्स है उनका बर्डन कम किया जाए। जो केसेस साल दर साल चलते रहते हैं, बहुत सालों से चल रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए बाय प्रोवाइडिंग जस्टिस टू बोथ द पार्टीज। राइट, ये बहुत जरूरी होगा। तो यहां पर ये भी बोला गया कि जो ऑब्जेक्ट है लॉ का हमारे, वो है कि इजी, चीप और एक्सपीडिशियस जस्टिस मिले। क्योंकि जैसे बोलते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, वो नहीं होना चाहिए कि जो केस है वो कई सालों से चलता आ रहा है, पीड़ित खुद परेशान है, अक्यूज भी परेशान है, बिकॉज ट्रायल अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के भी हाल बुरे होते हैं। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। राइट, नाउ अब ये हमारा कंक्लूजन है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब प्रश्न 8 नंबर का या 10 नंबर का हो तो आप कंक्लूजन जरूर लिखें। ये बहुत आवश्यक होता है। 4 नंबर में या डिफरेंस वाले क्वेश्चंस में अगर आप कंक्लूजन नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, बट अगर इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतने अच्छे नंबर का क्वेश्चन है, 8 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, तो इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी दैट यू राइट डाउन द कंक्लूजन। कॉन्सेप्ट ऑफ प्ली बार्गेनिंग, इट्स नॉट एंटायरली न्यू, पहले भी ये होता था। राइट, इवन दो ये बोला था कि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 जो है वो प्रोहिबिट करता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन, और जो प्ली बार्गेनिंग है वो बेसिकली यू आर सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग योरसेल्फ। राइट, तो कई बार ये बोला गया है कि इसका वॉयलेशन है, प्ली बार्गेनिंग जो है वो वॉयलेशन है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का। बट धीरे धीरे इसको माना गया कि इट इज बिकमिंग नेसेसरी दैट वी यूज दिस मेजर सो दैट जो हमारे केसेस हैं वो जल्दी से जल्दी खत्म हो और बहुत ज्यादा डिले ना हो केसेस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए। लेट्स डिस्कस another आंसर, which is for which the question is the difference between cognizable and non-cognizable offense. Now, this question was asked in your MPCJ 2019, right? So, इस प्रश्न को समझते हैं। अच्छा, कितने नंबर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था। तो ये है 4 नंबर का प्रश्न। डिफरेंस है, तो अगर हमने 3 डिफरेंस लिखे दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट, प्लस एक इंट्रोडक्शन भी आवश्यक होगा। चलिए तो शुरू करते हैं। नाउ कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, नॉन कॉग ऑफेंस क्या होता है, पहले तो हमें ये बताना पड़ेगा, फिर हम डिफरेंसेस पे जाएंगे। सो कॉग्निजेबल ऑफेंस इज एन ऑफेंस इन विच द पुलिस ऑफिसर एज पर द फर्स्ट शेड्यूल और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, जो भी है। राइट, तो या तो फर्स्ट शेड्यूल के द्वारा या तो किसी और लॉ के द्वारा अरेस्ट कर सकता है अक्यूज को, ये अक्यूज होगा, अरेस्ट कर सकता है अक्यूज को विदाउट अ वारंट। राइट, अरेस्ट किया जा सकता है एक व्यक्ति को विदाउट अ वारंट एंड कैन स्टार्ट एन इन्वेस्टिगेशन विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। बिना कोर्ट की परमिशन के वहां पर इन्वेस्टिगेशन चालू कर सकता है और किसी व्यक्ति को अरेस्ट भी कर सकता है। अगर इस तरह की पावर है तो वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में ये पावर दी गई है पुलिस ऑफिसर को। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में बोला गया है कि पुलिस कैन नॉट अरेस्ट द अक्यूज्ड, अरेस्ट नहीं कर सकते किसी व्यक्ति को विदाउट अ वारंट, और ना ही स्टार्ट कर सकते इन्वेस्टिगेशन विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। तो जब कोर्ट अलाउ कर देगी, जब कोर्ट परमिशन दे देगी, इसके बाद ही आप वहां पर इन्वेस्टिगेशन चालू कर सकते हैं। राइट, और बिना वारंट के अरेस्ट भी नहीं किया जा सकता है। जो हमारा कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो समझाया गया है, बताया गया, डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 2C ऑफ सीआरपीसी। जो हमारा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 2L ऑफ सीआरपीसी। ये आपका प्री का क्वेश्चन भी यहां से बन जाता है कि कॉग्निजेबल कहां डिफाइंड है, नॉन कहां डिफाइंड है। तो इससे हमारे दोनों चीजें, दोनों पर्पस फुलफिल हो जाते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंसेस। Cognizable offense has been defined under 2C of the CRPC. Cognizable offense means an offense for which a police officer may, in accordance with first schedule या दूसरे किसी लॉ में के द्वारा अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट या बिना परमिशन या ऑर्डर के इन्वेस्टिगेशन चालू कर सकती है। ठीक है, अब नॉन कॉग ऑफेंस क्या होता है? नॉन कॉग केस हैज बीन डिफाइंड अंडर 2L of the CRPC as an offense for which the police have no authority to arrest, जहां पर पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है बिना वारंट के। तो कॉग्निजेबल में नो वारंट इज रिक्वायर्ड, बिना वारंट के भी अरेस्ट किया जा सकता है। राइट, कॉग्निजेबल में। नॉन कॉग्निजेबल में इट इज अ रिक्वायरमेंट दैट यू हैव अ वारंट, you require a warrant to arrest the person. Right, coming to the
Second difference, which is section 155 of CRPC provides that under a COG offense or case, the police officer has to receive FIR. वहां पर FIR दर्ज की जाएगी. ललिता कुमारी का केस लॉ भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है. ठीक है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस का केस है तो वहां पर FIR दर्ज करवाई जा सकती है. एंड इट विल बी मैंडेटरी फॉर द पुलिस ऑफिसर टू रिपोर्ट दैट, टू राइट डाउन दैट FIR. ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट relating to the cognizable offense, which can be obtained without the magistrate's permission and enter it in the general diary to immediately start the investigation. जैसे ही आपने FIR लिख लिया, आप इन्वेस्टिगेशन चालू कर सकते हैं. एंड FIR सेट्स द क्रिमिनल लॉ इन मोशन. राइट, क्रिमिनल लॉ जो हमारे यहाँ से चालू हो जाता है. Whereas section 155 of CRPC provide करता है that if a police officer receives information regarding the commission of a non-cog offense, कॉग्निजेबल है तो FIR दर्ज की, जनरल डायरी में डाला और फिर वहां पर हम इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिए. नॉन कॉग ऑफेंस है तो वहां पर क्या होगा, ही इज सपोज टू एंटर द सब्सटेंस ऑफ द केस इन द स्टेशन डायरी और फिर वो रेफर करेंगे इन्फॉर्मेंट को टू अप्रोच द कंसर्न मैजिस्ट्रेट. अब जब मैजिस्ट्रेट ने अगर वहां पर अलाउ कर दिया, परमिशन दे दी, तो आप वहां पर इन्वेस्टिगेशन चालू कर सकते हैं. और अगर आपको वारंट मिल गया तो आप अरेस्ट भी कर सकते हैं. तो भाई इन्वेस्टिगेशन के लिए भी परमिशन की रिक्वायरमेंट है और अगर अरेस्ट करना है तो अरेस्ट करने के लिए वारंट की भी आवश्यकता पड़ेगी. ठीक है. If a cognizable offense has been committed, a police officer can investigate without the magistrate's permission. अगर cognizable offense है तो वहां पर पुलिस ऑफिसर जो है वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है और उसको मैजिस्ट्रेट की परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी. लेकिन अगर एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो अगर उस पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन चालू करनी है तो वहां पर पहली रिक्वायरमेंट ये होगी कि परमिशन ले ली जाए, परमिशन मिल जाए मैजिस्ट्रेट साहब की. राइट, तो ये आते हैं हमारे डिफरेंसेस. अब यहां पर हमें कुछ पॉइंटर्स है जो ध्यान रखना है. पहला तो ये कि जो कॉग है, कॉग ऑफेंस है वो 2C में डिफाइंड है. नॉन कॉग जो है वो 2L में डिफाइंड है. राइट, कॉग्निजेबल ऑफेंस का केस है तो वहां पे अरेस्ट किया जा सकता है, अरेस्ट विदाउट वारंट. और अगर वही वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वहां पर अरेस्ट हो सकता है बट इट विल बी विथ वारंट. वहां पे वारंट की आवश्यकता डेफिनेटली होगी. थर्ड इज कि यहां पर कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन विदाउट परमिशन. राइट, वेराज अगर वो नॉन कॉग ऑफेंस है सो इन्वेस्टिगेशन हो तो सकती है, कोई मना ही नहीं है उसमें, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कब होगी, जब हमें परमिशन मिल जाएगी, विथ परमिशन. तो इन पॉइंटर्स को ध्यान रखेंगे. एक तो कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल हो गया, अवेलेबल नॉन अवेलेबल हो गया, समन्स एंड वारंट्स. दीज टाइप ऑफ डिफरेंसेस हैव बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स सीआरपीसी से. ठीक है, तो इनका हम ध्यान रखेंगे. लेट्स स्टार्ट विथ अनदर क्वेश्चन जिसका आंसर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे. सो नाउ द क्वेश्चन इज कि वी हैव टू डिस्क्राइब द पावर ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स टू इन्फ्लिक्ट द पनिशमेंट. अब कितने नंबर का प्रश्न है ये? प्रश्न है 4 नंबर का, तो हम इसी हिसाब से इसको आंसर करेंगे. तो पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और फिर क्या पावर है क्रिमिनल कोर्ट्स की, कितनी सजा दे सकते हैं, डायरेक्टली इस पर आएंगे हम. राइट, सो चैप्टर 2 एंड सेक्शंस जो 6 से लेकर 35 तक है वो बताते हैं हमें अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स. और इन्हीं बंच में, इसी चैप्टर में हमें पावर भी बता दी गई है. पावर्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स ये भी दिया गया है. राइट, ये भी दिया गया हमें, पावर्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स. लेट्स स्टार्ट विद द आंसर नाउ, विद आवर मेन आंसर. राइट, सो सेंटेंसेस व्हिच कैन बी पास बाय वेरियस कोर्ट्स, इसको समझने की कोशिश करते हैं. इसलिए बेसिकली हमें सेक्शन 28 और 29 को समझने की और उसकी जानकारी होने की आवश्यकता होगी. सेंटेंसिंग सेंटेंसिंग जो हमें हमारे हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन या सेशंस जज पास कर सकते हैं उसको पहले समझेंगे. एनी सेंटेंस व्हिच इज ऑथराइज्ड बाय लॉ कैन बी पास बाय द हाई कोर्ट. सो बेसिकली जो पनिशमेंट है ना सेक्शन 53 में आईपीसी के, वहां पर जो भी पनिशमेंट दी है, हाई कोर्ट जो है कोई भी पनिशमेंट दे सकता है.
कोई रुकावट नहीं है। जो हमारे सेशंस या एडिशनल सेशंस जज हैं, उनके पास भी अथॉरिटी है कि वो कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं जो कि ऑथराइज्ड है बाय लॉ। लेकिन यहां पर एक बात गौर फरमाने की है, वो ये है कि अगर डेथ सेंटेंस पास किया जाता है सेशंस जज के द्वारा या एडिशनल सेशंस जज के द्वारा, अगर वहां पर डेथ सेंटेंस पास किया जाता है तो वहां पर प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी हाई कोर्ट की। So prior permission of the High Court will be required in case sentence of death has been passed by the Sessions Judge or the Additional Sessions Judge। तो ये डिफरेंस है। हाई कोर्ट कोई भी सजा, कोर्ट ऑफ सेशन सेशंस जज या एडिशनल सेशन जज कोई भी सजा दे सकते हैं, लेकिन अगर डेथ सेंटेंस दिया तो वहां पर आवश्यक होगा कि हाई कोर्ट की परमिशन ले ली जाए। अब जब बात करते हैं असिस्टेंट सेशंस जज के, तो उनके पास अथॉरिटी है सजा देने की, कहां तक की? 10 साल तक की। तो वो यहां पर ना डेथ सेंटेंस दे सकते हैं, ना लाइफ इंप्रिजमेंट दे सकते हैं, ना कोई इस तरह का इंप्रिजमेंट दे सकते हैं जो कि 10 साल से ज्यादा का है। सो बेसिकली असिस्टेंट सेशंस जज कैन गिव सेंटेंस अप टू 10 ईयर्स। 10 साल तक के 10 साल तक का सेंटेंस दे सकते हैं हमारे असिस्टेंट सेशन जज, राइट। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 28। नाउ मूविंग टू सेक्शन 29, जहां पर मैजिस्ट्रेट्स के बारे में दिया है कि जो हमारे मैजिस्ट्रेट्स है वो कितनी सजा इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। तो जो हमारे सीजेएम होते हैं, द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या सीएमएम भी बोल सकता है अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया, चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, वो कितनी सजा दे सकते हैं। ही इज ऑथराइज्ड टू पास एनी सेंटेंस विच इज अप्रूव्ड बाय लॉ। फाइन के केस में कितना भी फाइन दे सकते हैं, लेकिन वो ना डेथ सेंटेंस दे सकते हैं, ना लाइफ इंप्रिजमेंट दे सकते हैं, ना कोई इस प्रकार का सेंटेंस दे सकते हैं जो कि 7 साल से ज्यादा का है। तो कुल मिलाकर जो हमारे मैजिस्ट्रेट है, जो हमारे सीजेएम है, वो सजा दे सकते हैं अप टू 7 ईयर्स। 7 साल तक की सजा दे सकते हैं हमारे सीजेएम, राइट। अब यहां से आप देखोगे कि फाइन में भी रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। हाई कोर्ट कितना भी फाइन लगा सकता है, सेशंस जज, एडिशनल सेशंस जज कितना ही फाइन लगा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। असिस्टेंट सेशंस जज और सीजेएम के साथ भी यही है, फाइन के केस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब फाइन के केसेस में रिस्ट्रिक्शन आएंगे। तो जो हमारे जेएमएफसी है, राइट, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, वो एलिजिबल है सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट पास करने के लिए कितना? 3 साल से ज्यादा नहीं, तो अप टू 3 इयर्स, राइट। और फाइन कितना? नॉट एक्सीडिंग 10,000, तो 10,000 तक का फाइन। 3 साल तक की सजा, 10,000 तक का फाइन, ठीक है। ये जेएमएफसी के लिए हो गया। जेएमएससी के लिए कितना है? द सेकेंड क्लास मैजिस्ट्रेट, वो सेंटेंस पास कर सकता है फॉर अ टर्म नॉट मोर देन 1 ईयर, 1 साल तक की सजा, और फाइन के केस में 5,000। सो अप टू 1 ईयर, राइट, और फाइन के केस में 5,000 रुपए, ये हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब इसके अलावा जो हमारे सीएमएम है, चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, वो कितनी सजा दे सकते हैं? वो उतनी सजा दे सकते हैं। ही हैज द पावर्स ऑफ दैट ऑफ द सीजीएम। जितनी सीजीएम की पावर होती है उतनी ही सीएमएम की पावर होती है, चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। तो वहां पर वो कितनी सजा दे सकते हैं? एज वेल एज दैट ऑफ अ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, इन एडिशन टू द पावर्स ऑफ फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट। तो जो हमारे सीएमएम है वो सजा दे सकते हैं 7 साल तक की। जितना ही हमारे सीजीएम दे सकते हैं उतनी ही सजा हमारे जो सीएमएम है, चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, वो भी उतनी ही सजा दे सकते हैं। अब यहां से अपन को ध्यान क्या क्या रखना है? हाई कोर्ट एनी सेंटेंस, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं। सेशंस जज और जो एडिशनल सेशंस जज है, एनी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं, लेकिन अगर डेथ सेंटेंस दिया है तो इट नीड्स टू बी कंफर्म्ड बाय द हाई कोर्ट। कंफर्मेशन आना चाहिए हाई कोर्ट से, राइट। जो हमारे असिस्टेंट सेशंस जज है वो सजा दे सकते हैं अप टू 10 इयर्स, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जो हमारे सीजेएम है वो दे सकते हैं अप टू 7 इयर्स, ठीक। जो हमारे जेएमएफसी है और जो जेएमएससी है, जेएमएफसी दे सकता है 3 साल तक की सजा, फाइन के केस में 10,000 तक का फाइन। वेराज जो हमारे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास है वो सजा दे सकता है 1 साल तक की, और फाइन कितना दे सकते हैं? 5,000 तक का फाइन।
ये हमें टेबल ध्यान रखने हैं, ये प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है एंड इवन मेंस में भी पूछ सकते हैं, जैसे ये पूछा गया एमपीसीजे में 2019 के। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग। काफी सारे वीडियोस ऐसे आने वाले हैं जहां से आपको आंसर्स पता चलेंगे और क्वेश्चंस भी पता चलेंगे मेंस के। थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ।